बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम 16 दिसंबर की बात करेंगे, सानिया APS की बात करेंगे, सकूत ढाका की बात करेंगे और इन दोनों इंसिडेंट्स पर गुफ्तगू करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो खबर है इमरान खान साहब के हवाले से, बानी PTI इमरान खान की उम्मीदें, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख्वाब, इमरान खान के प्लान्स, हुआ क्या है, क्यों मैंने थंबनेल पे लिखा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। पहले 16 दिसंबर की बात करके फिर इमरान खान साहब से जुड़ी जो खबर है, बल्कि एक नहीं दो खबरें हैं जिनकी डिटेल इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो 16 दिसंबर के सानियात से अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। एक नाज़िर सानिया 16 दिसंबर 1971 को हुआ, जब मशरक़ी पाकिस्तान, अब मैं याद नहीं कर पा रहा, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। 53 साल गुजरने के बाद भी आज भी वो ज़ख्म ताज़ा हैं। हमीदुर रहमान कमीशन की वो रिपोर्ट जिसमें जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो भी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन क्या उस वक्त कार्रवाई होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। दूसरा नाज़रीन वाक़या 16 दिसंबर 2014 APS का वाक़या, जब दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल को अपने दहशतगर्दी के मंसूबे के लिए निशाना बनाया और इस इंसिडेंट के नतीजे में कोई 134 बच्चे 10 साल से लेके कोई 18 साल तक या 17 साल तक जो है वो शहीद हो गए। इसमें असातिज़ा भी शामिल थे। और इस इंसिडेंट के बाद जो लवाहिकीन हैं, जो बच्चों के वालिदैन हैं, जो बच्चों के वर्सा हैं, वो आज भी गम से नाडाल हैं। वो आज भी इस इंसिडेंट के हवाले से अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन, जो तहकीकात हैं, उससे सेटिस्फाइड नहीं है। जुडिशल कमीशन अगर बन जाता, बना भी था गालिबन वो पेशावर के एक जज साहब की सरबराही में, लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट का क्या बना। लेकिन एक चीज़ तो नाज़रीन तय है, सकूत ढाका तो चलें, उसका तो एक वो मतलब चीज़ ही कुछ और है ना, पाकिस्तान से दूर, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, 16 दिसंबर 2014 के इंसिडेंट के बाद एक पॉलिसी बनाई, एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और फिर खुद ही उसमें तफरीक पैदा कर दी। गुड तालिबान, बैड तालिबान। अब कौम में इतनी तो समझ बूझ और शऊर मौजूद है कि जो दहशतगर्द करते हैं, जो इक़दामात ये उठाते हैं इस्लाम के नाम पर, वो तमाम गैर इस्लामी हैं। खुदकुश हमले करना, दहशतगर्दी के वाक़यात में इन्वॉल्व होना, इस्लाम इसकी कब इजाज़त देता है? फिर दूसरा, इन एलिमेंट्स को जो ये अपने इस तरह के वाक़यात करते हैं दहशतगर्दी के, इसमें इनको गैर मुल्की सपोर्ट भी हासिल होती है, बैरूनी माली सपोर्ट भी हासिल होती है। लेकिन इस बात पे कौम आज भी मुत्तहद है, कौम आज भी मुत्तहद खड़ी है और ये तकाज़ा रियासत से करती है कि किसी इम्तियाज़ के बगैर ये जो तफरीक बन जाती है ना कि ये वाले तालिबान अच्छे हैं, वो वाले तालिबान अच्छे नहीं हैं, सबके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए और फुल कुव्वत के साथ होनी चाहिए। ये पॉलिसी थी और ये पॉलिसी होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म की तफरीक नहीं होनी चाहिए। कौम इस बात पे मुत्तफिक है। मसाइल 2014 से आज 2024 में हम बैठे हैं, जो पैदा हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि हमने इस तमीज़ को ख़त्म कर दिया, इस फ़र्क को ख़त्म कर दिया कि अच्छे तालिबान भी हैं और बुरे तालिबान भी हैं। ये तफरीक हमने ख़त्म कर दी। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो फिर ये तफरीक हमको ख़त्म करनी होगी। ये तफरीक हमें ख़त्म करनी होगी अच्छे और बुरे तालिबान वाली, और ये सोच रखनी होगी कि दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारे ब्लॉग की जो खबरें हैं, बल्कि खबर है जो इमरान खान साहब से जुड़ी। एक नहीं दो शुद, एक नहीं, इमरान खान को दो झटके।
سب سے پہلے تو ناظرین ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. شہزاد سلیم صاحب ہیں نیب کے سابق ڈی جی, شاید آپ جانتے ہوں, جو عمران خان صاحب کے دور میں کافی اوپر آئے, نامور مطلب مشہور ہوئے, کیونکہ شریف خاندان کے خلاف انہوں نے کچھ کیسز بنائے تھے, گرفتاریاں بھی شریف خاندان کی تھیں. اب ان کو خود جو ہے وہ کارروائی کا سامنا ہے. کارروائی ان کے خلاف کیا ہے کہ نیب میں ان کی جو انڈکشن ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی, درست نہیں ہوئی. تو جب ان کے خلاف انکوائری کا آغاز ہوا تو سابق ڈی جی نیب شہزاد سلیم صاحب نے اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے اس کیس کی سماعت کی. نیب کے پروسیکیوٹر پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا بھی انکوائری اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ جج صاحب نے استفسار کیا بھی الزام کیا ہے آپ شہزاد سلیم کے خلاف, کیوں آپ انکوائری کر رہے ہیں, کیا الزام ہے اس پہ. جس پر نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ان پہ الزام ہے کہ یہ ڈیپوٹیشن پہ نیب میں آئے, پہلے فوج میں تھے اور غیر قانونی طریقے سے یہ ڈیپوٹیشن پر آ کر جو ہے وہ نیب میں انڈکٹ ہو گئے. ان کی کوالیفیکیشن, ان کا تجربہ تھا نہیں اتنا کہ یہ نیب میں انڈکٹ ہو سکتے. تو جج صاحب نے یہ سوال کیا کہ کیا اب جا کے آپ کو یہ پتہ چلا ہے. تو بہرحال آج کی اس مختصر پروسیڈنگ میں جج صاحب نے آئندہ سماعت تک جو نیب کی کارروائی ہے شہزاد سلیم کے خلاف, اس پہ اسٹے آرڈر برقرار رکھتے ہوئے لا منسٹری سے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے جو ہے وہ جواب طلب کر لیا ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں عمران خان صاحب والی خبر پہ. ناظرین جیل میں عمران خان صاحب نے قیدی نمبر 804, جسے پی ٹی آئی والے بڑے فخری انداز میں خود کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804, فائنل کال دی بانی پی ٹی آئی نے, اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ ڈو اینڈ ڈائی, مریں گے, مار دیں گے, اور پھر ساتھ میں کہا گیا کہ کفن لپیٹ کے نکلیں گے. ابھی کل میں سن رہا تھا جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو خدا کا واسطہ ہے کہ ہمیں پرامن احتجاج کی جو بات وہ کہتے ہیں, اصرار کرتے ہیں کہ آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے, یہ پرامن والی رٹ جو ہے عمران خان صاحب چھوڑ دیں. ابھی علی امین گنڈا پور صاحب نہ جانے کس کو بے وقوف بنا رہے تھے. یہ بے وقوف بنانے والی بات ہے نا. یعنی یہ بات کہنے سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے جو خدا کا واسطہ اپنے بانی پی ٹی آئی کو دے رہے تھے کہ اب عمران خان صاحب یہ پرامن والی رٹ نہ لگائیں, آپ یہ خدا کا واسطہ دینے سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب آپ اپنے بیانات نکال کے تو دیکھیں. جب 24 نومبر کی فائنل کال کے سلسلے میں آپ کا قافلہ پشاور سے نکلا, آپ اس قافلے کے پشاور سے نکلنے سے 2 سے 3 دن پچھلے جتنے بھی آپ کے سٹیٹمنٹ ہیں یا آپ کے پارٹی کے لوگوں کے بیانات ہیں وہ نکال کے دیکھیں نا, وہ نکال کے دیکھیں اس میں کہاں آپ پرامن ہونے کی بات کر رہے ہیں, آپ ڈو اینڈ ڈائی ہونے کی بات کر رہے ہیں, آپ کفن باندھنے کی بات کر رہے ہیں. پرامن والے کفن باندھ کے تو نہیں آتے. اور پھر آپ اپنے ساتھ مشینری لے کے آ رہے ہیں, ہیوی مشینری لے کے آ رہے ہیں, ریاست کے وسائل استعمال کر رہے ہیں ایک ریاست کے ایک اور یونٹ پہ. تو اس کو پرامن کون کہے گا؟ کوئی پرامن کہے گا؟ یعنی یہ تو ایک بے وقوف بنانے والا سٹیٹمنٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا. عمران خان صاحب جی آپ بڑے پرامن رہنے کی ہمیں بات کرتے رہتے ہیں, یعنی یہ خان صاحب کو کلین چٹ دلانے, ان کا ایک اچھا جیسچر دینے کے لیے جو ہے اس قسم کا سٹیٹمنٹ گنڈا پور صاحب نے دیا. پوری ایک تاریخ ہے پاکستان تحریک انصاف کی. میں نہیں کہتا نکال کے دیکھ لیں. ابھی چند روز پہلے ایک ٹاک شو میں جناب اظہر صدیق صاحب بیٹھے تھے, منصور علی خان صاحب کا پروگرام تھا, اس میں پتہ نہیں کیا ایک دم سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کو خیال آیا کہ پبلک اوپینین لے لیتے ہیں. وہ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں وہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا. آپ بتائیں جی, یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کوئی انتشار کی سیاست کی ہے؟ آگے سے جو جواب آیا اس جواب نے لاجواب کر دیا. اب پوری ایک تاریخ ہے 2014 کے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ دھرنے سے لے کے آج 2024 تک. تو یہ گنڈا پور صاحب کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اب 26 نومبر کو جب یہ چلے ہیں, اپنا 24 نومبر کو جب یہ وہاں سے چلے ہیں تو 26 کو یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. 26 کو یہاں سے جب یہ بھاگتے ہیں, جب یہاں پر ان کو ڈی چوک سے بھگایا جاتا ہے آپریشن کر کے, تو تب پاکستان تحریک انصاف ایک بیانیہ بناتی ہے. کیا بیانیہ بناتی ہے جی؟ پہلے تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ ان کی اموات ہو گئی ہے. کوئی 200 کا فگر دے رہا ہے, کوئی 300 کا دے رہا ہے, کوئی 500 کا دے رہا ہے, اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ 2-2.5 ہزار تو ہمارے زخمی ہیں. اچھا وہ فگر پٹ گیا. میں کیوں فگر کہہ رہا ہوں پٹ گیا؟ کیونکہ بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے خود کہا کہ ہمارے 12 لوگ جو ہے
वो जहाँ बाक हुए हैं इस ऑपरेशन के नतीजे में, इसके भी पूरे अभी कवायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं दिए हैं। पूरे कवायद क्या होते हैं कि नाम, पता, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि वो 12 की लिस्ट जो इन्होंने एक अदालत में दरख्वास्त दायर की है, उसमें 1-2 नाम ऐसे हैं जिनको जाम भाग में डाला गया है, उसमें उनके वल्दियत का नाम भी नहीं लिखा हुआ। चलें इस पर बहस नहीं करते, ये तो चले खुद पीटीआई वाले सैकड़ों से उतर के 12 पे आ गए। 12 पे अभी हुकूमत एडमिट करने को तैयार नहीं। फिर नाज़रीन कहा गया कि हमारे 139 जो कारकुनान हैं जो कि अदालत में दायर की गई फहरिस्त थी वो लापता हैं जी। अब इस पर मैंने आपको कहा था कि एक वीडियो स्टेटमेंट वो खालिद मज़ारी का आया है, मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा क्योंकि उस खालिद मज़ारी को कैसे पता चला कि ये जो नाम इस लिस्ट में लिखा हुआ है ये उसका नाम है। लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा कि उस लिस्ट को वेरीफाई करने की ज़रूरत है। उसमें भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो लिख तो दिए गए लेकिन उनका डाटा मुकम्मल नहीं, उनके कवायद भी मुकम्मल नहीं, तो इसकी भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। तो कल नाज़रीन ये डिटेल कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही थी कि जो ये अपना इन्होंने बनाई है, अपनी 139 लोग जो बताए हैं, उसमें बताया गया है कि पीटीआई की तरफ से जो 139 लोगों की लिस्ट दी गई है, आउट ऑफ 69 उनमें से ये बताया गया है कि काफ़ी सारे जो है वो उधर हैं। माजरत नाज़िमा, लिस्ट जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स गलत खोल बैठा था। तो 139 में से 33 अटक जेल में हैं। अब वो अटक जेल में बैठे हैं, इनके साथ आए थे, गिरफ्तार हो गए अटक के मकाम पे, ये उनका पता तक करने नहीं गए, उनको छुड़वाने तक नहीं गए, उनकी ज़मानतें करवाने नहीं गए, और वो अटक जेल में बैठे हैं। यहाँ पे इन्होंने काम क्या किया है कि उनका नाम लापता अफराद की लिस्ट में डाल दिया। मज़ीद परेशानी उनके वालिदैन के लिए। 15 लोग झेलम की जेल में हैं, 1 अडयाला और 9 रावलपिंडी पुलिस की तहवील में हैं। 11 को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया है। जिनको तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया है उनके नाम भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। और बाकी जो नाज़रीन, ये तो मतलब 139 में से 69 का नंबर सामने आया है। बाकी जो लोग हैं ना, जो 60 के करीब बचते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी बोगस एंट्रियाँ इन्होंने डाली हुई हैं, इनके भी मुकम्मल कवायद नहीं दिए गए, और ये जानबूझ के आप पूछें कि ये इस किस्म का बयानिया बना के, इस किस्म का झूठ फैला के ये किसकी खिदमत कर रहे हैं? किसकी खिदमत कर रहे हैं? किसी की खिदमत नहीं कर रहे, पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक नैरेटिव बना रहे हैं इंटरनेशनल सतह पे। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने कहा, दूसरी जो बात मैंने कहा ना, एक ना शुद्ध दो शुद्ध, एक नहीं दो झटके। अब इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे। खान साहब ने 5 रुकनी कमेटी मुज़ाकराती बना दी, फिर उसमें 2 नाम फिर बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने शामिल कर दिए। मुज़ाकरात के जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। पहले तो बड़ी खुशी खुशी मुज़ाकरात के लिए जाके गोडे शोडे हाथ लगाए, चाय शाय पी, बिस्किट वगैरह खाए। उसके बाद फिर कहा कि नहीं, ये तो हमारा तासुर अच्छा नहीं गया। खान साहब ने खुद ट्वीट कर दी कि बाहर तो बड़ा गुडी गुडी चल रहा है, ये तो इस तरीके से तो मुज़ाकरात मैं करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो फिर पीटीआई के लोगों ने भी अपनी पोजीशन चेंज कर ली। लेकिन खान साहब ने कहा कि मेरे पास एक और कार्ड भी है। वो कार्ड खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा कि हम 2 मुतालबात करते हैं। एक तो ये है कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी करा लें। दूसरा ये है कि मेरे समेत जो पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको रिहा करें। ये 2 मुतालबात अगर नहीं माने गए तो हम 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। अभी जो खान साहब ने नए कार्ड की बात की, इस पर हम कई व्लॉग में बात कर चुके हैं कि ये खान साहब का कार्ड ऑलरेडी पिटा हुआ है, माजी में भी नाकाम हुआ है और अब भी इसकी कामयाबी के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। लेकिन खान साहब ने कार्ड खेल दिया। अब हुआ ये कि मुज़ाकरात तो शुरू नहीं हो सके, और हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इनके साथ मुज़ाकरात करना, इनके साथ मुज़ाकरात में बैठ के बातचीत करना, इसकी गारंटी कौन देगा? ये तो एक लम्हे में, वो क्या कहते हैं कि वो तोला है और मासा है, हर दूसरे लम्हे इनका पता नहीं चलता कि ये किस तरफ चले जाएंगे। इनका बयानिया, इनकी बात, इनकी सोच, इनका दावा बदल जाता है, तो इनकी गारंटी कौन देगा? तो मुज़ाकरात तो हो नहीं सके। तो 14 दिसंबर गुजर गई, आज हम बैठे हैं 16 दिसंबर को, लेकिन सिविल नाफरमानी की तहरीक कहाँ है? कहीं आपको नज़र नहीं आएगी। अब ये सवाल हो रहा है, सिविल नाफरमानी तो आपने 14 से शुरू करनी थी, चलें आप 15 से कर रहे थे, आपने यौम शौक 15 दिसंबर तक लेके गए थे, तो क्यों आपने नहीं शुरू की? तो अब पीटीआई के लोग इसका क्या जवाब दे रहे हैं नाज़रीन? क्योंकि जवाब नहीं है
तो ज़ाहिर सी बात है फिर लाजवाब होने से बेहतर है कोई मलबा जो है वो इमरान खान साहब पे ही डाल दिया जाए। अब क्या कह रहे हैं पीटीआई वाले कि इमरान खान साहब का हुक्म तो सर आंखों पे सिविल नाफरमानी वाला, लेकिन जो इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी के हवाले से अहकामात दिए हैं वो वाजे नहीं है, वो अहकामात वाजे नहीं है। जब अडियाला जेल से क्लियर हदायत आएंगी उसके बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी है नहीं चलानी फिर उसको देखेंगे। अभी ये इनको अगर इमरान खान साहब के अहकामात वाजे नहीं नज़र आते तो खान साहब का जो एक्स अकाउंट है, साहब का जो ट्विटर अकाउंट है जो कि अब एक्स अकाउंट है, उसको खोल के देख लें। उसमें खान साहब ने बड़ी वजाहत के साथ जो भी उनका सोशल मीडिया का अकाउंट चलाता है उसको हदायत दी गई, वो पढ़ लें, सब कुछ हो जाएगा और बिस्मिल्लाह करें सिविल नाफरमानी की तहरीक का। लेकिन ये दोनों के दोनों प्रोग्राम खान साहब के पिट गए हैं, नाकाम हो गए हैं। वो कहते हैं ना प्रोग्राम बढ़ना, इसको कहते हैं प्रोग्राम बढ़ना। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।